Hello everyone. Today we are going to start organic chemistry. This is my first lecture of organic chemistry. I have already covered maximum chapter of physical chemistry. You can check the playlist on channel. Now we will start organic chemistry. इसे हम इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कैसे ये नाम आया ऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, कौन कौन से कंपाउंड किन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जब स्टार्टिंग से क्या था, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके ये था कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आप बात करो अल्कोहल्स की, ऑयल्स की, शुगर्स की, इन्हें आप स्टार्टिंग में अर्ली बात कर रही हूँ मैं, कंसीडर किया जाता था कि ये ऑर्गेनिक के अंडर आते हैं। और ये ऐसे सारे सब्सटेंस थे जो किसी ना किसी ऑर्गेनिक या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे। इन्हें ड्राइव किया जाता था किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो यहाँ से हमारे पास एक डिफाइन आ चुका था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सिर्फ हम उन्हीं कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ऐसे ही एक हमारे पास ब्रांच आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो ऑर्गेनिक में तो ये बोल दिया कि जो कंपाउंड जो हमारे पास आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उन सबको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक में जितने भी हमारे सॉल्ट्स आते हैं, जितने मेटल्स आ गए, ठीक है, इन सबको पढ़ा जाता था ETC। ये सारे कहाँ से ऑब्टेन होते थे? ये किसी ना किसी मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते थे। इन्हें किसी ना किसी मिनरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता था। तो इन्हें हम मानते थे कि ये सारे किसके अंडर आते हैं? इनऑर्गेनिक के अंडर आते हैं। और जितने भी कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे वो सारे किसके अंडर आते थे? हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो यहाँ से एक हमारे पास डिफाइन बन गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे उन कंपाउंड्स को जिन्हें हम ऑब्टेन करते हैं, ये ड्राइव करते हैं कहाँ से? फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से हमारे पास आती है एक थ्योरी जिसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्या होती है वाइटल फोर्स थ्योरी, या कुछ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं उसमें आप उससे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने दी थी, ठीक है, और क्या था इसका कॉन्सेप्ट, या फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया था, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, अब हमने इतना तो देख लिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं वो सारे किसके अंडर आते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो एक कंसीडर कर लिया गया कि इन्हें लैब में प्रिपेयर करना मुश्किल है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं, ठीक है, तो लैब में आप इन्हें प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो एक कहना धारणा बन गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होंगे या फिर इसमें जो हम कंपाउंड स्टडी करेंगे आप उन्हें लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उसी के रिलेटेड एक साइंटिस्ट हुए बेरेजिलियस 1815 में। इन्होंने सजेस्ट किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरेट होते हैं, जिसे हम एक मिस्टीरियस फोर्स का नाम दिया, जिसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की रिक्वायरमेंट है। वो मिस्टीरियस फोर्स का नाम क्या था? हमारे पास वाइटल फोर्स। इसी से थ्योरी को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने दी? बेरेजिलियस ने दी 1850 में, क्योंकि एक धारणा बन चुकी थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप उन्हें लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो बॉडी जिंदा हो उससे मिलते हैं हमें, ठीक है, तो लैब में आप इन्हें प्रिपेयर नहीं कर सकते। सब इसी वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहे थे कि लैब में इन्हें प्रिपेयर नहीं किया जाता, किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये हमें मिलेंगे। बट क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए वुलर, ये 1815 की बात है जब वाइटल फोर्स थ्योरी, इन्होंने 1828 में एक एक्सपेरिमेंट किया। बाय मिस्टेक लैब में इनसे क्या हुआ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गया, उसका नाम था यूरिया। ये कंपाउंड जो प्रिपेयर हुआ ये वर्क कर रहे थे एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था हमारा
अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन इन्होंने की KCl के साथ। दोनों ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनमें कोई ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। अभी आप क्लियर करोगे, देखोगे आगे कि इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कौन से। अभी देख लो कि ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। यहाँ से इन्होंने प्रिपेयर किया अमोनियम साइनेट। ये था अमोनियम साइनेट जो इन्होंने प्रिपेयर किया। अगर मैं इसे बैलेंस करूँ ये आ जाएगा प्लस K2SO4। इसी अमोनियम साइनेट्स जो दो कंपाउंड्स लिए गए वो इनऑर्गेनिक थे, जो ये बना अमोनियम साइनेट ये भी क्या है, एक इनऑर्गेनिक है। अब यहाँ से हमारे पास अमोनियम साइनेट के बाद फर्दर उन्होंने जब इसे चेक किया तो ये कंपाउंड जो हमारे पास बना वो क्या था, यूरिया। ये है मेरा यूरिया, ठीक है। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब में प्रिपेयर किया गया। और किसने प्रिपेयर किया, वुलर ने प्रिपेयर किया, ठीक है। जब एक कंपाउंड प्रिपेयर हो गया यानी ये वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पर क्या होगी, फेल हो गई। फेल क्यों होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ जो कंपाउंड्स हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। अगर इन्हें लैब में प्रिपेयर भी करना है तो एक मिस्टीरियस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो जिसका नाम दिया गया वाइटल फोर्स, जो नहीं होती। बट एक्चुअल में ये कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हो सकते हैं। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट जो कंपाउंड है ये आ गया यूरिया। अब एक कंपाउंड बन गया तो इसके बाद सभी ने इसके ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। और इसके बाद कोल्ब ने 1845 में क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो कंपाउंड प्रिपेयर किया वो था एसिटिक एसिड। ये हमारा सेकंड कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर है। ये फर्स्ट था और ये सेकंड। फर्स्ट कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया जा रहा है जो किसके अगेंस्ट किया, वाइटल फोर्स थ्योरी के अगेंस्ट किया, वो यूरिया था। किसने प्रिपेयर किया, वुलर ने प्रिपेयर किया। और सेकंड था जिसे कोल्ब ने प्रिपेयर किया था और ये हमारा ये कोल्ब है। ये हमारा कंपाउंड कौन सा था, एसिटिक एसिड। यानी कि जो डिफाइन अब तक हम चलाते आ रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए एक वाइटल फोर्स की थ्योरी की वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, वो क्या हो गई, फेल हो गई। यानी अब हमें एक न्यू डिफाइन की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ से जनरेट होती है हमारी न्यू डिफाइन। अब देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है कार्बन। तो यहाँ से एक डिफाइन आई कि इसे हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गई, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स उसके अंदर इसेंशियल यानी कि ज़रूरी है कि कार्बन होना ही चाहिए। वो कार्बन होगा तभी वो कंपाउंड्स कौन से होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। सबसे जो बेसिक इसमें कंसीडर किए गए वो थे हमारे हाइड्रोक्साइड्स। अब ऐसा नहीं कि सारे कार्बन वाले कंपाउंड्स जिनमें आपने कार्बन देखा ना उन्हें आपने ये बोल देना कि ये तो जी ऑर्गेनिक ही है। जैसे ये था अमोनियम साइनेट, ये ऑर्गेनिक नहीं था, इनऑर्गेनिक था। तो ऐसे ही CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब में कार्बन है पर ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये स्टडी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो यानी ये वाली डिफाइन भी हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। क्लियर हुआ। पहले एक डिफाइन आई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, लैब में नहीं बन सकते, पर जब लैब में बने तो ये फेल हो गई। फिर एक डिफाइन आई कि सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि उसमें कार्बन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। बट अगर कार्बन की इसेंशियल की बात की जाए तो कार्बन तो CO2 में भी है, CO में भी है, अमोनियम साइनेटो में इनमें भी है, ठीक है, इसमें भी था, ठीक है। अगर इन सारों की बात इस डिफाइन को फॉलो किया जाए तो सारे के सारे ही कंपाउंड्स क्या होने चाहिए थे, हमारे ऑर्गेनिक होने चाहिए थे। बट ये एक्चुअल में इनऑर्गेनिक है। चारों एग्जाम्पल आपके सामने, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी ये डिफाइन भी हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। तो अब हमें एक सिंपल डिफाइन चाहिए थी। तो सिंपल डिफाइन हमने क्या कि ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें ड्राइव किया जाएगा हाइड्रोकार्बन से, ये हमारे क्या हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। अब चेक करो, इनमें कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, यानी इस डिफाइन के साथ ये नहीं जा रहे। इसका मतलब ये सारे इनऑर्गेनिक है और जिनमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा वो सारे हमारे कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स।
और वो सारे किसके अंडर आएंगे, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आएंगे। क्लियर। तो 3 डिफाइन आ गई हमारे पास। पहली कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जो कि फेल हो चुकी थी बिकॉज लैब में प्रिपेयर हो गई। सेकेंड कि सब में कार्बन इसेंशियल होना चाहिए, बट कार्बन तो ऐसे कई कंपाउंड्स में था जिन्हें आप ऑर्गेनिक में कंसीडर नहीं करते, इनऑर्गेनिक लेते हो, तो यहाँ पे सेकेंड वाली फेल हो गई। थर्ड आई हमारे पास कि कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं ऑक्सीजन से, सल्फर से। ठीक है, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दो, सल्फर से रिप्लेस कर दो, हेलोजन से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ऐसे अलग अलग ग्रुप से हम इसे क्या करते रहेंगे, रिप्लेस करते रहेंगे, और हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स आते रहेंगे। जैसे आपके पास हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल हलाइड्स, अराइल हलाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे क्यूरी आया हमारे पास, ऑक्सीजन आई तो एल्कोहल आ गए, फिनोल्स आ गए, एल्डिहाइड्स आ गए, कीटोन्स आ गए। ठीक है, एस्टर, ईथर, ये सारे कंपाउंड्स कैसे आए हमारे पास, जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी ना किसी दूसरे ग्रुप के साथ। क्लियर। तो ये हमारी डिफाइन आ गई किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन आ गई। अब हमने इसमें बात तो कर ली कि कार्बन तो होगा ही होगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन सारे कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जिसमें बेसिक हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन होने चाहिए, और उस हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिफरेंट ग्रुप्स एलिमेंट्स के साथ, और हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होते जाएंगे। अब बात करते हैं ये जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बन रहे हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन है, तो इनका नेचर कैसा होगा, बॉन्डिंग कैसी होगी। तो बात करते हैं बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह लो। अब एक चीज़ तो है कि इसमें ये पिछली डिफाइन को तो फॉलो कर ही रहे हैं कि एसेंशियल जो है वो कार्बन तो है ही है, सेंटर वाला कार्बन है, साइड का जो दूसरे वाला पार्ट है, एक दूसरी कंडीशन है, वो हाइड्रोजन है। तो हम मेनली यहाँ पर किसकी बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, अब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें सबको पता है कि 6 होते हैं। कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, ये कन्फिगरेशन आती है। आप इसे खोल के भी लिख सकते हैं 2px1, 2py1, 2pz0। मैंने इसे खोल दिया, p के 3 ऑर्बिटल्स मैंने ओपन करके लिख दिया, 1 1 इसमें आ गया और इसमें 0 आ गया ना। अब मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब 2 तरह के बॉन्डिंग होती है, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो जो एलिमेंट है उसे स्टेबल नोबल गैस की कन्फिगरेशन को फॉलो करना है। इसकी एक नोबल गैस आती है हीलियम 1s2 पे, ठीक है, और एक आती है हमारे पास नियोन 10, एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, इसमें जाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, और इस तक आने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। 2p6 है ना, 2 ऑलरेडी है, 4 और आएंगे तब ये 6 बनेगा। यानी इसमें जाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लॉस करने पड़ेंगे। लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज। नियॉन तक जाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गेन करने पड़ेंगे, तब ये नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करेगा। 2 यहाँ पे है, 6 आने के लिए 4 चाहिए, तो 4 आएंगे तो नेगेटिव चार्ज। तो या तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इसको C+4 में आना पड़ेगा या C-4 में आना पड़ेगा। अब दोनों ही केसेस में आप +4 बनाओ या -4 बनाओ, दोनों ही केसेस में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर हम एक से मतलब एक भी उसको देते हैं, दूसरा देने के लिए फिर रिपल्शन हो जाएगी, तीसरे में और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, चौथे में तो हद से ज़्यादा एनर्जी है। इतनी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में एनर्जी नहीं होती, ना ही हम उसे इतनी एनर्जी दे सकते हैं कि वहाँ पर +4 या -4 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किए जा सके। इसका मतलब ये कभी भी आयनिक नहीं बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। वो हमने देख लिया, बिकॉज दोनों केसेस में 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने पड़ रहे हैं, और इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और रिएक्शन में इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स तो पॉसिबल ही नहीं। अब बचे क्या, कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी कि क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है हमारा म्यूचुअल शेयरिंग से।
दोनों ही जो एटम्स आएंगे हमारे पास, एलिमेंट्स आएंगे, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, शेयरिंग करेंगे, आपस में शेयर करके देंगे। इसीलिए उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा उसके सेंटर में लाई करते हैं। ऐसा नहीं जैसे कि आयनिक की बात की जाए, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, जब NaCl का बॉन्ड बनता है तो टुवर्ड्स द Cl ज़्यादा होता है, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम अपने ऊपर पॉजिटिव और ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेता है, तो ये टुवर्ड्स अपनी तरफ रखता है। बट कोवलेंट में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट के केस में जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेंटर में ही लाई करेंगे, ना ही टुवर्ड दिस एटम और दिस एटम, ठीक है। तो कोवलेंट क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, तो म्यूचुअली दोनों के बीच में रहेंगे, यानी कि सेंटर में लाई करेंगे। अब देखते हैं इसमें हमारे पास बॉन्डिंग कैसे होगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं कार्बन की, ग्राउंड स्टेट में अगर मैं कार्बन को बनाती हूँ तो ये 1s ऑर्बिटल है इसका, 1s2, ये है 2s2 और ये p के ऑर्बिटल है, हमारे पास 2 है, ठीक है, ये हो गए 6। अब जैसे ही ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइट होने के बाद ये तो एक इसका कह लो इनर कोर है, ये फिक्स रहेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो ये दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब सपोज करो आपके पास 4 हाइड्रोजन्स हैं, मैं 4 हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके पास 1, देन मैंने 4 एटम्स बना दिए हाइड्रोजन के। तो ये चारों इसके साथ क्या क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड बना सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो इनके बीच में क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई। अब इसी चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, अब मेरे पास कार्बन है, आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस पर लगा दो, इनर कोर को लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है, हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। 1s2 को तो मैं यहाँ पर इसको शो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2s2 को, ये रहे वो आगे, और 2p के जो अनपेयर है, ये ऑलरेडी पेयर था तो इसे मैंने पेयर में रखा है, ये आ गया सिंगल सिंगल, ये आ गया इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इस टाइम इसके पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इस टाइम इसके पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब आपने इसको क्या करना है, ग्राउंड स्टेट में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ, अगर इसकी रिएक्शन ग्राउंड स्टेट में होती तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना सकता था, क्योंकि 2 तो पेयर पड़े थे, उन्हें उसने यूज़ नहीं किया। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, C हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, उन्होंने इसके साथ बॉन्डिंग शो करी। बट जैसे ही ये कार्बन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में ये जो पेयर्ड वाले थे ये भी क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अनपेयर्ड हो गए, तो यहाँ पर एक आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो ये 4 के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब ये 4 हाइड्रोजन्स के साथ इसे क्या करेगा, शेयर कर देगा, और जब शेयर करेगा तो हमारे पास 4 बॉन्ड बन जाएंगे। डन, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कुछ बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड क्या हो गया हमारे पास बन गया। ग्राउंड स्टेट में बनाते तो 2 बनते, एक्साइट करके बनाया तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गए, इसके 4 और बॉन्ड्स बन गए। और जब यहाँ पर बॉन्डिंग हुई तो हमारे पास कुछ नेट एनर्जी का क्या हुआ, रिलीज हो गया, ठीक है। अब आज की क्लास में हमने जस्ट बेसिक देखा, क्या हमारे पास हिस्ट्री थी ऑर्गेनिक की, कैसे हमारे पास इसकी अलग अलग डिफाइंस आई, कैसे एक डिफाइन फेल हुई, हमारे पास नेक्स्ट डिफाइन आई, और किस तरह की इसकी बॉन्डिंग होती है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमने बॉन्ड को पढ़ लिया, अब बॉन्ड बना है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम बॉन्ड एनर्जी और इस बॉन्ड के नेचर को डिस्कस करेंगे, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।